हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे कंडक्शन ब्लॉक्स के बारे में। जो कंडक्शन ब्लॉक है, देखिए इसमें हमने क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक्स के बारे में। अब जो हार्ट ब्लॉक होता है ये क्या होता है, तो इसको सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि अगर आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान अगर आपकी जो कंडक्शन अगर वो ब्लॉक हो तो इट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। अब जो हार्ट ब्लॉक है ना, इसमें हमें ईसीजी पे क्या चेंजेस नजर आते हैं ये हमने पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कल भी बात की थी कि हमारा जो पी आर इंटरवल होता है ना, देखें आपका जो पी आर इंटरवल होता है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो हमने कल पढ़ा था कि डेट इज 0.12 से लेके 0.20 सेकंड तक, ठीक है। जो आपका पी आर इंटरवल होता है ये आपका 0.12 से लेके 0.20 सेकंड तक होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो पी आर इंटरवल है अगर ये क्या हो जाए, अगर ये लेस देन 0.12 सेकंड हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। जो प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है उसके अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है जिसके अंदर डेल्टा वेव बनती है वो हमें इसके अंदर मिलता है। फिर अगर हम बात करें कि हमारा जो पी आर इंटरवल है अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0.20 सेकंड हो, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0.20 सेकंड हो तो इसका मतलब ये है कि आपका एट्रिया और जो वेंट्रिकल है ना इसके दरमियान जो कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही। इसके दरमियान जो कंडक्शन है उसके अंदर डिले आ रहा है ड्यू टू ब्लॉक, तो इसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। अब जब भी आपने याद रखना है कि अगर तो लेस देन 12 सेकंड होगा तो प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, अगर मोर देन 12 सेकंड होगा तो देन इट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अब कौन सा हार्ट ब्लॉक हो सकता है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है हमारा जो हार्ट ब्लॉक होता है ना उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक आपका होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। एक क्या होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। अब जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर मैं आपको बुक से इसको रीड करवाऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसमें आपने याद रखना है कि आपका जो पी आर इंटरवल होगा ये क्या होगा, इट विल बी प्रोलॉन्ग्ड। ये क्या होगा, ये आपका मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड होगा और कितना होगा, मोर देन 0.20 सेकंड या 200 मिली सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें याद रखना है कि इसमें सिर्फ जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसमें सिर्फ हमें एक ही चीज मिलती है कि जो आपका पी आर इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। कितना होगा, मोर देन 0.12 सेकंड या फिर हम इसको 200 मिली सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको 200 मिली सेकंड भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसका जो सेकंड टाइप होती है दैट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसमें आपने क्या याद रखना है, देखें जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है ना इसकी आगे मजीद टाइप्स हैं। कौन कौन सी है, इसको हम कहते हैं मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। तो इसमें हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखें जो आपका सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसकी जो पहली टाइप है इट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 1। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 1 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो मोबिट्स टाइप 1 है इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि आपका जो पी आर इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग करता जाएगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, पी आर जो इंटरवल होगा उसकी क्या होगी, उसकी लेंथनिंग होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा अनटिल जब तक कि एक बीट ड्रॉप ना हो जाए। अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। तो पी आर इंटरवल लेंथनिंग अनटिल द, ठीक है, कब तक ये प्रोलॉन्ग करता जाएगा, तो अंटिल द वन बीट ड्रॉप। इसके अंदर जब तक एक बीट का ड्रॉप नहीं आ जाता तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पी आर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग करता जाएगा। तो पी आर इंटरवल लेंथनिंग अंटिल द वन बीट ड्रॉप इट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 1। इसको हम क्या कहते हैं, मोबिट्स टाइप 1। अब इसके अंदर आपने याद रखना है कि हमें बीट ड्रॉप का कैसे पता चलेगा। देखिए हमने ईसीजी पढ़ी थी कि हमने कहा था कि सबसे पहले हमारी पी वेव आएगी और पी वेव के बाद क्या होगी, क्यू आर एस कम्प्लेक्स। तो जब भी पी वेव आती है और उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये एक बीट है। तो अगर आपका पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग करता जाए और आपकी बीट कोई ना ड्रॉप हो तो डेट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 1। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 1, ठीक है। इसमें आपने एक चीज ये याद रखनी है कि इसके अंदर हमारा जो आर आर इंटरवल होगा वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। तो आर आर इंटरवल विल बी वेरिएबल। ये क्या होगा, आर आर इंटरवल विल बी वेरिएबल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते, इसमें हमें किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो हमारा पेशेंट होता है वो क्या होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। तो मोबिट्स टाइप 1 में हमारी जो पी आर इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग करता जाएगा और इतना प्रोलॉन्ग कर जाएगा कि हमारी बीट ड्रॉप हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मोबिट्स टाइप 1। उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 2। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 2। जो आपकी मोबिट्स टाइप 2 होती है इसमें आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि आपको एक बीट ड्रॉप मिलेगी जिसमें आपका पी आर इंटरवल सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए
आपका जो पी आर इंटरवल है ईसीजी के ऊपर वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, पी आर इंटरवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपकी एक चुप करके एक बीट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो वन बीट, ठीक है, इसमें क्या होगा, वन बीट विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक बीट आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि पी आर इंटरवल विल बी सेम बट वन बीट विल बी ड्रॉप, इट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 2। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 2। ठीक है, अब जो मोबिट्स टाइप 2 है, इसमें आपने याद रखना है कि ये जो आपकी टाइप होती है ना, इट में प्रोग्रेस, ये कहां तक प्रोग्रेस कर सकती है, टू द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये आपकी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर प्रोग्रेस कर सकती है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके अंदर मतलब ये आपकी होती क्यों है, तो कोई ना कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी होती है, मतलब कि कोई ना कोई इस्कीमिया हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, उसके अलावा साइक्लोसिस हो सकती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो क्या होता है, इसके अंदर हम पेस मेकर लगाते हैं, वरना जो पेशेंट होता है उसका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो जो मोबिट्स टाइप 2 है, इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपकी एक बीट ड्रॉप होगी लेकिन पीआर इंटरवल सेम रहेगा, तो उसको मोबिट्स टाइप 2 कहते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये किसकी हैं, दीज बोथ टाइप्स आर योर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये आपके सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की टाइप्स हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो सबसे खतरनाक हार्ट ब्लॉक है, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना, इसमें आपने एक चीज ये याद रखनी है कि इट इज 100% हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान 100% ब्लॉक होता है कि एट्रिया वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब इसमें आपने याद रखना है, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन में लिखूंगा कि आपकी जो पी वेव है, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे, इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर डिसोसिएशन होगी। दे आर रिदमिकली, मतलब इनका जो रिदम होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा। तो आपका जो पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, अगर इनका आपस में कोई दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, तो इसको हम कहते हैं रिदमिकली दे आर डिसोसिएटेड। ये क्या होते हैं, दीज आर रिदमिकली डिसोसिएटेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब उसके आपकी आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि जो एट्रिया होते हैं, ठीक है, जो एट्रिया होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इट में कॉज बाय लाइम डिजीज। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि जो लाइम डिजीज है ना, ये माइक्रो के अंदर हमारा ये पूरा एक चैप्टर है, सॉरी पूरा टॉपिक है कि जो लाइम डिजीज है, ये कौन सा बैक्टीरिया करवाता है। और लाइम डिजीज के अंदर आपने ये याद रखना है कि लाइम डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है कि हम हमारे अंदर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक मिलता है। उसके अलावा आपने इसके अंदर याद रखना है कि हमारा जो लाइम डिजीज है ना, इट इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो आपने याद रखना है दैट इज कॉल्ड बोरीलिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बोरीलिया बोर्डोरफेरी। तो जो बोरीलिया बोर्डोरफेरी है, ये बैक्टीरिया आपको क्या करवाता है, लाइम डिजीज करवाता है। इसको माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे भी, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि आपको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर हम पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, तो वी विल इंस्टॉल पेस मेकर, अदरवाइज दिस पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये आपके हार्ट ब्लॉक्स हो गए। इसमें अगर हम रिवाइज करें, देखें, आपका जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना, उसमें कोई मसला नहीं होता, जस्ट आपका जो पी आर इंटरवल होता है वो आपका 200 मिली सेकेंड या 0.12 सेकंड से ज्यादा होता है। उसके बाद आपका जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसमें थोड़ा बहुत मसला आना शुरू होता है। इसकी दो टाइप्स है, एक मोबिट्स टाइप 1 एक मोबिट्स टाइप 2 है। जो मोबिट्स टाइप 1 है, उसमें आपका पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता रहता है और एंड पे जाके एक बीट ही ड्रॉप कर जाता है। लेकिन जो मोबिट्स टाइप 2 है, इसमें आपका पी आर इंटरवल सेम रहता है लेकिन एक बीट ड्रॉप हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड मोबिट्स टाइप 2। उसको हम क्या कहते हैं, मोबिट्स टाइप 2। जो मोबिट्स टाइप 2 है, ये आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर जा सकता है। इसमें इस्कीमिया, फिब्रोसिस, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप इसके अंदर पेस मेकर लगाते हैं। उसके बाद आपका आता है जी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसमें क्या होता है कि देयर इज 100% ब्लॉक, कि पी आपकी जो पी वेव होती है वो आपकी क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या होती है, डिसोसिएटेड होती है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसमें एट्रिया और जो वेंट्रिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा जो आपका थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसका एक ही इलाज है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर पेस मेकर लगाएंगे, वरना हमारा जो पेशेंट होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर चीजें याद रखनी है। उसके बाद हम बुक पे चलते हैं और अब हम जरा बुक को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं
वो हमने कौन-कौन से करने हैं या इसको बुक से कैसे करना है, ठीक है? तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम इसको एक इसकी थोड़ी-सी ईसीजी देखते हैं, देखिए। सबसे पहले हमने कहा कि जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है ना, इसकी ईसीजी में क्या होता है कि अगर आप इसका पीआर इंटरवल देखेंगे ना, तो पीआर इंटरवल जो होगा दैट विल बी मोर देन 0.12 सेकंड। तो हम इसका देख लेते हैं, देखें। आपकी जो पी वेव है, फर्ज़ करें कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपका पीआर इंटरवल यहाँ पे है। तो आपने याद रखना है कि हमारा ये जो छोटा बॉक्स होता है ना, जो स्मॉल बॉक्स है इसके अंदर, वो आपका होता है 0.04 सेकंड का, ठीक है? कितना होता है? 0.04 सेकंड का। तो अगर आप इसमें बॉक्स गिनेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? तकरीबन 10। तो इसके अंदर जो पीआर इंटरवल है वो कितना है? वो तकरीबन आपका 0.4 सेकंड है। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये पीआर इंटरवल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, 0.4 सेकंड का है। तो आपने याद रखना है कि इट इज़ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। उसके अलावा इसके अंदर हमें कोई हार्ट बीट ड्रॉप नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम अगली ईसीजी देखें, तो इस ईसीजी के अंदर अगर आप देखें, तो आपका जो पीआर इंटरवल है, वो पहले इतना है, बाद में क्या हो गया? इतना हो गया, फिर आपका इंक्रीज़ होते-होते आपकी एक बीट ही ड्रॉप कर गया है। तो अगर आपका पीआर इंटरवल इंक्रीज़ होता रहे और एंड पे जाके एक बीट ही ड्रॉप कर जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड मोबिट्स टाइप 1, उसको मोबिट्स टाइप 1 कहते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारी तीसरी ईसीजी है, इसमें क्या है कि आपका जो पीआर इंटरवल होगा, वो क्या होगा? शाबाश! पीआर इंटरवल बिल्कुल बराबर होगा। देखें, पीआर इंटरवल क्या है? बराबर है, लेकिन आपकी यहाँ पे हमें एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए था, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? एब्सेंट है। तो इसमें क्या है कि आपका पीआर इंटरवल अगर सेम रहेगा, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज़, तो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर एब्सेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं मोबिट्स टाइप 2। इट इज़ कॉल्ड मोबिट्स टाइप 2। इसको मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक कहेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इसमें क्या होता है? पी वेव और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनकी आपस में क्या होती है? डिसोसिएशन होती है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। जब मर्जी पी वेव बन रही होती है, जब मर्जी क्यू वेव बन रही होती है। तो इसमें यही हम देखेंगे, देखें। फर्ज करें आपका ये एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, और ये टी वेव है। तो ये आपकी एक पी वेव आ गई, फिर पी वेव आ गई है। तो पी वेव फिर दोबारा पी वेव बन गई है। तो इसमें क्या है कि आपका क्यूआरएस और पी वेव का आपका आपस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड मोबिट्स शाबा इसको सॉरी हम क्या कहेंगे? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहेंगे। इसके अंदर जो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उनके दरमियान 100% ब्लॉक होता है, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड बंडल ब्रांच ब्लॉक। जो बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इसमें क्या होता है? देखें, इट इज द इंटरप्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नॉर्मल लेफ्ट या राइट बंडल। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आपका एक साइड पे राइट बंडल होता है, एक साइड पे लेफ्ट बंडल होता है। तो अगर इन बंडल्स के अंदर कोई इंटरप्शन आ जाए, तो इसको हम बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो अफेक्टेड वेंट्रिकल होता है ना, वो डीपोलराइज करता है वाया स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन फ्रॉम अनअफेक्टेड वेंट्रिकल। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, फर्ज करें कि आपका ये हार्ट है, ठीक है? दिस इज योर हार्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्ज करें आपका जो एक बंडल ब्रांच है, वो एक आपका राइट साइड की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट साइड की तरफ। तो दिस इज योर लेफ्ट साइड और ये क्या है? आपकी राइट साइड है, ठीक है? तो आपने याद रखना है कि फर्ज़ करें हम मिसाल लेते हैं कि आपका जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है? तो लेफ्ट वाली क्या हो चुकी है? ब्लॉक हो चुकी है। तो होगा ये कि आपकी जो इम्पल्स किस तरफ जाएगी? आपकी राइट साइड की तरफ जाएगी। उसके बाद जाके वो किसको स्टार्ट करेगी? वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी? आपके लेफ्ट साइड को। तो इसमें क्या होता है कि जो अनअफेक्टेड वेंट्रिकल होता है ना, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो अफेक्टेड वेंट्रिकल है और इस केस के अंदर जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो अफेक्टेड है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल चूंकि अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड जो वेंट्रिकल होगा वो क्या होता है? वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और ये बंडल ब्रांच के ब्लॉक की वजह से आता है। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि आपका जो अनअफेक्टेड वेंट्रिकल है विच डीपोलराइजेस वाया द फास्टर हिस परकिंजे सिस्टम कॉमनली ड्यू टू डिजेनरेटिव डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल कार्डियोमायोपैथी या इनफिल्ट्रेटिव डिजीज के अंदर होता है, ठीक है? तो बंडल ब्रांच ब्लॉक की जो ईसीजी होती है, ये भी आपको इसी तरह मिलती है जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगा और जिस तरफ का बंडल ब्रांच होगा ना, उसका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो हमें वाइड मिलेगा, ठीक है? जिस तरफ का बंडल ब्रांच होता है उस तरफ का जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो हमें क्या मिलता है? वाइडर मिलता है, ठीक है? बस इसके अंदर यही बात है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर बीट्स। जो आपकी प्री मैच्योर बीट्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले आता है प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। देखें, उसने लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा बीट्स फ्रॉम द एक्टोपिक फोकाई इन द एट्रिया इंस्टेड ऑफ एसे नोड। देखें, आपके जो एट्रिया ना, अगर उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बीट आती है इंस्टेड ऑफ एसे नोड, ऐसे नोड की बजाय आपकी जो बीट है वो किसी आपके एक्टोपिक फोकाई से आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्री
प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑफन सेकेंडरी टू इंक्रीज एड्रीनर्जिक ड्राइव, मतलब कि आप कैफीन अगर बहुत ज्यादा पिएंगे तो कैफीन क्या करती है, आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो आपका एड्रीनर्जिक सिस्टम है, उसको ये क्या करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, और उससे फिर क्या होगा कि आपके जो एट्रिया उसके अंदर कोई एक्टोपिक फोकाई होगा जो एक्स्ट्रा बीट पैदा करेगा, बट में इंक्रीज द रिस्क फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन। वैसे तो इसका कोई खतरा नहीं होता, लेकिन ये आपके अंदर फिब्रिलेशन या फ्लटर का रिस्क ज्यादा कर सकती है। इसकी जो ईसीजी होगी वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी कि इसमें देखें, अगर हम बात करें तो ये आपकी पी वेव है, पी वेव के बाद क्यूआरएस है, फिर आपकी टी वेव है, फिर आपकी पी वेव है, फिर क्यू है, और फिर आपकी टी वेव है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, एक एक्स्ट्रा बीट मिल रही है। तो इस एरिया में आपको क्या मिल रही है, एक एक्स्ट्रा बीट मिल रही है, और ये आपको किसके अंदर मिलता है, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास आता है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें क्या होता है, एक्टोपिक बीट्स अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल इंस्टेड ऑफ एसए नोड। आपकी जो मतलब वेंट्रिकल्स हैं उससे एक एक्टोपिक बीट निकलती है इंस्टेड ऑफ एसए नोड। इसमें क्या होता है, शॉर्ट डायस्टोलिक फिलिंग टाइम। इसमें क्या होता है कि आपका जो डायस्टोलिक टाइम होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, जो जिससे होगा क्या कि आपके हार्ट की प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी। देखिए मैंने आपको समझाया भी था कि आपका जो हार्ट है इसकी फीलिंग कब होती है, जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, डायस्टोलिक। तो अगर डायस्टोलिक जो आपका टाइम है वो कम हो जाता है तो इससे क्या होगा, आपके हार्ट, देखिए अब आपका हार्ट पंप जब पंप करेगा तो ब्लड को भी कम बाहर निकालेगा क्योंकि उसकी फीलिंग ही कम हो रही है। तो अगर आपके हार्ट की जो फीलिंग है वो कम हो रही है तो इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोक वॉल्यूम कंपेयर टू नॉर्मल बीट, प्रोग्नोसिस इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अंडरलाइंग हार्ट डिजीज, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स विद नो प्रीसीडिंग वेव ऑन द ईसीजी। इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा कि वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा लेकिन उसके पीछे कोई पी वेव नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम ईसीजी देखें तो अगर ये देखें, इसका ये वाला जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है ना, ये क्या है, वाइड है, और इसके पीछे यहाँ पे हमें पी वेव मिलनी चाहिए थी लेकिन कोई पी वेव प्रेजेंट नहीं है। तो अगर पी वेव भी प्रेजेंट नहीं है और आपको यहाँ पे वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये इसके आपकी ईसीजीज खत्म हो चुकी हैं, जितनी मैंने पढ़ाई है इट इज मोर देन इनफ। अगर आप ये अच्छे तरीके से याद कर देंगे तो इसमें आपका ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना, ये हमने वैसे पढ़ा हुआ है लेकिन मैं आपको बुक से एक दफा पढ़ा देता हूं कि आपका जो मायोकार्डियल होता है एमआई, एमआई के बाद आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि एमआई के बाद हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। तो इसमें हमने पढ़ा भी था, देखें हमने कहा था कि जो कार्डिक अरिथमियाज होते हैं ना, दीज आर मोस्ट कॉमन काज फॉर योर सडन कार्डिक डेथ। और कार्डिक अरिथमियाज कब होते हैं, विद इन द 24 आवर्स, पहले 24 घंटों के अंदर आपको जो अरिथमिया देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक अरिथमिया। तो फर्स्ट फ्यू डेज टू सेवरल मंथ, पहले कुछ महीनों और सेवरल मंथ्स के अंदर जो आपको अरिथमिया दिखाई देता है दैट इज मतलब कि दैट इज कार्डिक अरिथमिया। और इसमें हमने पढ़ा भी था कि मोस्ट कॉमन जो अरिथमिया होता है वो कौन सा होता है, दैट इज योर सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। कौन सा होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर अरिथमियास या कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, उसने लिखा हुआ है कि ड्यू टू मायोकार्डियल डेथ एंड स्कारिंग, इंपॉर्टेंट काज ऑफ डेथ बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल एंड विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स पोस्ट एमआई। देखिए यहाँ पे उसने 48 लिखा हुआ है लेकिन पीछे उसने 24 लिखा हुआ है। तो आपने कहना है कि अगर एक बंदा है उसको एमआई होता है तो एमआई के अगर पहले एक दिन के अंदर, या 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 24 घंटे के अंदर अगर एमआई के बाद पेशेंट की डेथ होती है तो मोस्ट कॉमन उसकी जो वजह होती है ना वो आपका एरिथमिया ही होता है, और उसमें आपके सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियाज आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि पहले जो 24 घंटे होते हैं इसमें क्या होता है कि जो एरिथमियाज हैं दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर योर सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब एमआई को 1 से 3 दिन गुजर जाते हैं तो पेरी इन्फाक्शन पेरिकार्डाइटिस आपको क्या हो सकता है, पहले 3 दिन के अंदर जो आपका पेरिकार्डियम है उसकी क्या हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पेरिकार्डियम की अगर इन्फ्लेमेशन होगी ना तो आपको प्लूरेटिक चेस्ट पेन मिलेगी, प्री पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब ईसीजी चेंजेस होंगे, और स्मॉल पेरिकार्डियल एफियन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूजुअली सेल्फ लिमिटेड, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। तो इसमें आपका जो पेरिकार्डियम होगा उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है तो आपको पेरी इन्फाक्शन पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। और जो पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट होता है ना, इसके आपको पेन इस तरह मिलती है कि जब ये पेशेंट लेटता है, ये नीचे मतलब जमीन पे लेटेगा या वैसे लेटेगा तो इसकी दर्द ज्यादा हो जाती है, और जब ये बैठता है या आगे की तरफ थोड़ा सा झुकता है, लीनिंग फॉरवर्ड, तो जब ये लीन फॉरवर्ड करता है तो इसकी पेन कम हो जाती है, ये इसकी निशानी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो प्यूपिलरी मसल रप्चर है इसमें हमें 2 to 7 days, इट कैन रिजल्ट इन एक्यूट मिट्रल रिगर्जिटेशन, कार्डियोजेनिक शॉक,
स्वेर पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। ये आपका 2 to 7 डेज के अंदर आपको हो सकता है कि आपका जो प्यूपिलरी मसल है ना, वो क्या हो सकता है, वो रप्चर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब उसने लिखा हुआ है कि कौन से मसल का रिस्क ज्यादा है रप्चर होने का। तो आपका जो पोस्टेरोमीडियल होता है, इसके ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू इंटेरोलेटरल पेपलरी मसल रप्चर के। क्यों? एज द पोस्टेरोमीडियल हैज सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई, क्योंकि जो पोस्टेरोमीडियल होता है इसकी चूंकि सिंगल ब्लड सप्लाई होती है तो इसके रप्चर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंने आपको, आप याद करें, मैंने पहली क्लास के अंदर ही आपको ये लिखवाया था कि जो पोस्टेरोमीडियल होता है इसकी क्या होती है, इसकी सिंगल ब्लड सप्लाई होती है जिसका नाम क्या होता है, पीडीए, सिर्फ पीडीए। लेकिन जो इंटेरोलेटर होता है इसको तो दो दो ब्लड सप्लाईज होती हैं, इसको तो दो दो आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं। तो इस वजह से जो इंटेरोलेटर होता है इसके रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, काफी ज्यादा कम होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब 3 से 5 दिन गुजर जाते हैं एमआई को, तो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर हो सकता है। वेंट्रिकल के दरमियान जो मतलब सेप्टम है वो क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको माइल्ड टू स्वेयर हो सकती हैं, कार्डियोजेनिक शॉक एंड पल्मोनरी एडिमा। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैक्रोफेजिस मीडिएटेड डिग्रेडेशन, मतलब आपके जो मैक्रोफेजिस होंगे ना वो आपके वेंट्रिकल सेप्टल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे आपके अंदर वीएसटी होगा, इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड इंक्रीज प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर जो देखें, राइट वेंट्रिकल के अंदर वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि आपके राइट वेंट्रिकल की एक तो सैचुरेशन ज्यादा हो जाएगी और क्या होगा, उसका प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सूडो एनोरिज्म। देखिए, व्हाट इज सूडो एनोरिज्म और व्हाट इज ट्रू एनोरिज्म, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका आपको ना फर्क आना चाहिए। देखिए, आपने हमेशा याद रखना, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखिए, फर्ज करें कि आपकी ना एक ये लेयर है, और मतलब एक ये कोई भी वॉल है और इसकी 3 लेयर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर कोई बंदा है और उसके अंदर ये तीनों की तीनों लेयर्स क्या हो जाती हैं, ये तीनों की तीनों लेयर्स आपकी इस तरह क्या हो जाती हैं, आउट बल्ज हो जाती हैं। तो अगर आपकी सारी की सारी लेयर्स आउट बल्ज हो जाएं तो इट इज कॉल्ड ट्रू एनोरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रू एनोरिज्म। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर एक और पेशेंट आता है। एक और पेशेंट ये आता है, फर्ज करें कि इसमें क्या होता है कि 2 लेयर्स वैसी की वैसे रहती हैं, लेकिन जो थर्ड लेयर होती है वो क्या होती है, वो वीक होके बाहर की तरफ आउट बल्ज कर जाती है। तो अगर आपकी मतलब के 3 लेयर्स हो टोटल और उसमें सिर्फ एक लेयर या 2 लेयर्स आउट बल्ज हो, सारी की सारी लेयर्स आउट बल्ज ना हो, तो इट इज कॉल्ड फॉल्स एनोरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फॉल्स एनोरिज्म। फिर आपने एक और बात ये याद रखनी है कि जो आपका ट्रू एनोरिज्म होता है ना, जो आपका ट्रू एनोरिज्म होता है, इसके रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें सारी की सारी लेयर्स आउट बल्ज हो गई हैं। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर। इसमें क्या होता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर। इसमें रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। बट अगर हम बात करें फॉल्स एनोरिज्म की, तो आपका जो फॉल्स एनोरिज्म है इसमें क्या होता है, चूंकि सिर्फ एक ही वॉल है तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर। ये आपने याद रखना है बस। देखें, जो आपका फॉल्स एनोरिज्म है इसमें रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो आपका ट्रू एनोरिज्म होता है इसके रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सूडो एनोरिज्म है इसमें क्या होगा। सूडो एनोरिज्म में आपने याद रखना है कि ये 3 से 14 दिन के अंदर हो सकता है। ये आपका पहले तो एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स है वो आपको चेस्ट पेन, मरमर्स, अरिथमिया, सिंकोप, हार्ट फेलियर, इम्बोलस फ्रॉम द म्यूरल थ्रोम्बस। एंड अगर ये रप्चर करता है, इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर ये रप्चर करेगा तो आपकी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक टेम्पोनेट। और कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर हमें एक ट्राइएड मिलता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। दैट ट्राइएड इज कॉल्ड बैक ट्राइएड। इसको हम क्या कहते हैं, बैक ट्राइएड, की हम अभी पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक के अंदर। उसके बाद इसमें क्या होता है कि फ्री वॉल रप्चर कंटेन्ड बाय अधेरेंट पेरिकार्डियम एंड स्कार टिश्यू डज नॉट कंटेन एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। वही उसने लिखा हुआ है कि ये एक फ्री वॉल रप्चर है और इसके अंदर एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम नहीं होती। मोर लाइकली टू रप्चर देन द ट्रू एनोरिज्म। इसके रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक ही वॉल होती है, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसके बाद उसके आता है जी वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर। जो वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर है इसमें क्या होता है, फ्री वॉल रप्चर कार्डिक टेम्पोनेट, मतलब अगर आपके जो वेंट्रिकल है उसकी कोई भी वॉल रप्चर कर जाती है तो आपका जो ब्लड होगा वो आपकी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आएगा और कार्डिक टेम्पोनेट करवाएगा। acute form usually leads to the sudden cardiac death. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड प्रीवियस एमआई प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री वॉल रप्चर, ठीक है। उसके बाद आता है जी ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म। जो ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है ये आपका 2 वीक से लेके सेवरल मंथ्स तक हो सकता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू द सूडो एनोरिज्म, ठीक है। आपका ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म ये 2 हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक हो सकता है और ये बिल्कुल सूडो एनोरिज्म की तरह होता है। इसमें क्या होता है, आउटवर्ड बल्ज विद कंट्रैक्शन, इट इज एसोसिएटेड विद फिब्रोसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम। जो पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम है इसमें आपको फिब्रीनियस पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन। देखें,
अगर आपको एमआई होता है और एमआई के बाद कुछ हफ्ते या कुछ महीने गुजर जाते हैं तो आपके ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होता है, और अगर उस ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से आपका जो फिब्रीनियस पेरिकार्डियम है, जो फिब्रीनियस पेरिकार्डियम है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ड्रेसलर सिंड्रोम। इट इज कॉल्ड ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? इट इज द फिब्रीनियस इन्फ्लेमेशन ऑफ आपकी पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्डिक एंटीजन रिलीज्ड आफ्टर द इंजरी, जो आपके कार्डिक के एंटीजन होंगे वो आपकी इंजरी बाद रिलीज होंगे, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन द पेरिकार्डियम, और आपको इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसमें आपने ड्रेसलर सिंड्रोम का याद रखना है। देखिए ये जो आपकी सारी सिम्टम्स थी ना, ये बस इसमें पढ़ने वाली बातें हैं, कोई इसमें खास मसले वाली बात नहीं है जो मैं आपको समझाता। तो आपने इन सबको इस तरह पढ़ना है और इसको एक एक वर्ड करके मतलब याद कर लेना। जो मैंने आपको चीजें अंडरलाइन की हैं, जो हाईलाइट की हैं, उनको आपने याद कर लेना है कि अच्छा एमआई के बाद 1 से 3 दिनों में क्या होता है, 2 से 7 दिनों में क्या होता है, 3 से 5 दिनों में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने करनी है। उसके बाद जो इससे अगली क्लास होगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कार्डियोमायोपैथीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इस क्लास के बाद हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोमायोपैथीज। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे सकते हैं ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, हमें भी अप्रिसिएशन मिले, ताकि हम आपके लिए मजीद मेहनत करें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।